ये जो आपको सारी दुनिया ने जिसे फायर करते हुए डायरेक्ट देखा है, ये राना सनाउल्लाह के दामाद का गार्ड है। शायद इसका नाम है, समनाबाद में रहता है। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ फैसलाबाद में पहिया जाम, शटर डाउन, मेन आर्टरीज ब्लॉक करेंगे। 10-11 बजे के बाद जब हालात बिगड़ने शुरू हुए तो ये सारा कुछ नून लीग की मेरे ख्याल में काफ़ी इसमें काविश थी। पीटीआई का वो सारा कुछ जो कुछ वो करना चाहते थे उसमें नून लीग के वर्कर्स की मौजूदगी की वजह से वो काम हो गया। लेकिन उसी में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि एक वर्कर को गोली लगी। अब गोली के हवाले से मामला काफ़ी टेढ़े मेढ़े हमारे सामने नज़र आते हैं। पहला इल्ज़ाम जो तहरीक इंसाफ ने आयद किया, और तहरीक इंसाफ अभी तक उसके ऊपर कायम है, वो कहते हैं कि ये नून लीग का वर्कर था और उसका नाम भी उन्होंने दिया कि इसने मारा है। और राना सनाउल्लाह साहब के साथ उसका ताल्लुक, ये बताया गया कि उनके सन इन लॉ जो है उसका वो गार्ड है जिसने ये गोली चलाई। राना साहब उसके जवाब में इंकारी हैं। वो कहते हैं कि इसका नून लीग से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, ना राना साहब से इसका ताल्लुक है, बल्कि उन्होंने जवाबी तौर पर एक FIR कटवा दी कि उनके घर का जलाओ घिराव किया गया। ये मामला भी चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आज प्रोग्राम में आपको एक वो पूरा वो क्लिप दिखाएं जिसमें वो शख्स जो भागा हुआ आ रहा है, उसके साथ कुछ और लोग भी हैं, वो सारे आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए और उन सारों को सज़ा मिलनी चाहिए। वो इर्रिस्पेक्टिव के किस जमात से उसका ताल्लुक है, उन्होंने किसी शख्स को मारा, खून किया किसी का, जो पाकिस्तानी कवानीन राइज हैं उसके तहत जो सज़ा उसका हक बनता है वो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारी जो जवाब तलबी है वो हुकूमत में मौजूद लोगों की होनी चाहिए। आज एक वसतुल्ला ने BBC में आर्टिकल लिखा है और उसने वो अपने ही अंदाज़ है वसतुल्ला का, उसने बड़ी अच्छी बात की। वो मैं पूरा जुमला अगर इस्तेमाल किया तो कहीं मेरे पे ऑब्जेक्शन ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है उड़ता तीर लेना। वो उसकी वजाहत उन्होंने ये की है कि जहाँ पर कराची में रोज़ मुजाहरे होते हैं, एक जमात मुजाहरा करती है तो अगर दूसरी पार्टी मुकाबले में अपने वर्कर उतारना शुरू कर दे तो कराची में सुबह शाम बंदे ही मरते रहेंगे। तो फैसलाबाद में ऐसी ही सूरत हाल थी कि एक पार्टी जहां अपना वर्कर इकट्ठा करके कुछ करने की कोशिश कर रही थी, हुकूमत वहां सब्र करने की बजाय मुकाबले में अपना वर्कर अगर उतारेगी, तो यही कुछ हुआ जो कुछ फैसलाबाद में हमें देखने में मिल रहा था। लेकिन ये मामला आगे कहाँ लेकर जाएगा पाकिस्तान को, ये सियासत किसी हल की तरफ चलेगी या ये टकराव पाकिस्तान के निज़ाम का जो था वो तिया पांचा कर देगा, ये सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम पूछेंगे। और हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं आज। असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। असद साहब वेरी वार्म वेलकम। और लाहौर से हमारे साथ हैं राना सनाउल्लाह साहब, साबिक़ वज़ीर कानून पंजाब में। राना साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और आज दोनों मेरे मुहतरम शख्सियात मुंतखब नुमाइंदे हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे होने के साथ साथ इनकी डिस्टिंक्शन ये है कि असद उमर साहब के ऊपर 12 कत्ल के पर्चे हैं और इश्तहारी हैं इस वक्त, ये एब्सकॉन्डर फ्रॉम द लॉ। राना सनाउल्लाह के ऊपर पहले मॉडल टाउन का वाक़या जिसमें 13 लोग मर्डर हैं और 87 को गोलियां लगीं, और उसके बाद फैसलाबाद में जो कुछ हुआ उसके कत्ल का पर्चा भी इन्हीं के ऊपर है। तो आज अल्लाह करम करे एक लाइव प्रोग्राम के अंदर दो ऐसी मोतबर शख्सियात हैं जिनके ऊपर कत्ल के पर्चों की भरमार है। साहब पहले आपसे आगाज़ करूँगा, फैसलाबाद में जो कुछ किया वो आपने किया, आपने उकसाया लोगों को आग लगाने के लिए, मारने के लिए। सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगा हक नवाज के जो लवाहिकीन हैं उनके साथ ताज़ियत के साथ। मेरे नदीम कुछ दिन पहले बेटे की बात पक्की हुई और वो मेरे लिए इतना इमोशनल लम्हा था। और इस बच्चे की जिसकी शादी होने वाली थी, मैं बार बार सोचता हूँ कि उसके वालिदैन के ऊपर क्या गुजरी होगी। उसकी लाश के साथ मैं हॉस्पिटल में खड़ा हुआ था, मैं तो लरस गया था उसको देख के भी। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उसको। देखें, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कॉल दी गई उसके अंदर बिल्कुल साफ साफ अल्फाज के अंदर ये कहा गया कि जो घर बैठना चाहता है वो घर बैठे, जो बाहर निकलना चाहता है वो बाहर निकले, जो दुकान खोलना चाहता है वो खोले, जो नहीं खोलना चाहता वो ना खोले। हम मजबूरी किसी के साथ नहीं करने वाले। और उसकी वजह से, लोगों के निकलने की वजह से, अगर दुकानों बंद होने की वजह से किसी को इनकन्वीनियंस होगी तो उस पर भी पहले से माजरत की हुई थी। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पुरअमन एहतजाज करने का इरादा था, अलाउंस हुआ हुआ था। उसके बाद जो हुआ परसों शाम को, पहले जो आपने देखे वहाँ पे मनाजिर, वहीं से बाद अलर्ट हो जानी चाहिए थी एडमिनिस्ट्रेशन। जलाओ गिराओ आपने शुरू किया या नून लीग ने? सब मैं वही तो बता रहा हूँ कि जिस वक्त दोनों पार्टीज के वर्कर, जैसे आपने कहा, जो पाकिस्तान में कहीं नहीं होता कि एक दूसरी पार्टी जो है, और वो भी हुकूमती पार्टी जिसकी वैसी जिम्मेदारी होती है अमन अमा की, वो अपने वर्कर को उतार दे मैदान के अंदर। और ये परसों शाम को हो चुका था। उसके अलावा रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी कि जी मंसूबा बनाया गया है। और ये सारी रिपोर्ट्स जो है ये हम नहीं दे रहे, ये रिपोर्ट्स जो हैं वो मीडिया से आ रही हैं। और अब तो ये भी पता चल गया, या कम से कम मीडिया ये कह रहा है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए पता चल गया, मीडिया ये कह रहा है
कि ये जो तफसीलात हैं उनको जो मिली वो एक फोन नंबर से आई जो पंजाब के सिटिंग लॉ मिनिस्टर जिन्होंने रिप्लेस किया है राना सनाउल्लाह को, उनके घर से राना मशहूर साहब। गोलियां किसने चलाई, गोली लगी किसको, कोई किसी और को, कोई शहरी है, कोई नून लीग का वर्कर है जिसको कोई इंजरी हुई है, कोई गोली लगी, शहीद हुआ पीटीआई का वर्कर। गोलियां चलाने वाला जो है वो मीडिया ने लाइव दिखाया। अगर दिखाने वाला कौन है जी, कौन देखिए मैंने तो आपने एफआईआर कटवाई है? मैंने जाती तौर पे नहीं कटाई, बट पीटीआई ने एफआईआर कटवाई है। उस एफआईआर के अंदर लोगों का नाम दिया गया। मुझे पता चला है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है कि वो जो स्पेसिफिक जिस शख्स की बात की थी वो सही नहीं है। मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूं, मैं इसमें नहीं जानता, लेकिन मेरा बिल्कुल सादा सा सवाल ये है, जैसे मैंने पहले ये कहा कि आप ये देख लें कि गोली लगी किसको, शहीद हुए कौन है, इंजर कौन हुए हैं, उससे आपको अंदाजा होना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा जो है वो फुटेज जो है सारे वेब के ऊपर मौजूद है, मीडिया के ऊपर मौजूद है कि ये शख्स जिस वक्त गोलियां चलाता जा रहा था, ये जो भी आप शॉट दिखा रहे थे इसके ऊपर, इसके बिल्कुल सामने कतार में पुलिस वाले खड़े हुए थे। कोई पुलिस वाला आपको हिलता हुआ नजर आ रहा है? अगर उसका कोई हुकूमती जमात से ताल्लुक नहीं था इस आदमी का और कोई प्लानिंग नहीं थी, तो मुझे ये बताएं कि पुलिस खड़ी हुई तमाशा क्यों देख रही है? अच्छा, राना साहब की तरफ चलते हैं और ये क्लिप में प्रोड्यूसर साहब कोशिश करिएगा कि इस पूरे क्लिप को हम दिखा सकें कि ये शख्स किधर से आया और फिर किधर भागता हुआ जाता है। अगर हम फुटेज को ज्यादा थोड़ा सा ब्रॉड एंगल से दिखा सकें लोगों को तो मेरे ख्याल में ज्यादा स्टैब्लिश हो जाएगा। राना साहब, आपका इसके ऊपर क्या राय है? ये शख्स कौन है? क्योंकि आप लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, पंजाब में कानून के मामला भी देखते हैं, होम मिनिस्ट्री भी देखते रहे हैं, तो हो सकता है ज्यादा बेहतर हो आपकी राय। देखिए मलिक साहब, ये जो शख्स गोलियां चला रहा है, इसको इसकी जो फुटेज है वो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बेहतर हुआ कि ये फुटेज इसकी बड़ी आइडेंटिफाइबल है। ये बिल्कुल इसकी फुटेज जो हासिल हुई है उससे ये बंदा जो है ये पूरी तरह से जो है वो ये शनाख्त हो रहा है। इसलिए अब इस आदमी का छुपना या इस आदमी का जो है वो डिग आउट ना होना जो है ये अब जो है वो कोई सवाल नहीं रहा। लेकिन अब इसमें मामला ये है कि इस बंदे की जो फुटेज है उसको मेरे पूरे हलके ने देखा है, मेरे पूरे वर्कर्स ने देखा है, हमारे बाकी लोगों ने देखा है। ये बंदा हमारी शनाख्त में तो नहीं आया और मैंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि इस बंदे का जो है वो ना तो ये कोई मेरा सरकारी या कोई मेरा प्राइवेट मुलाजम है और ना ही इसका मेरी की फैमिली के जो है वो किसी फ़र्ज से कोई तल्लक है और ना ही ये मुस्लिम लीग नून का वर्कर है, क्योंकि मैं अपने हलके के वर्कर्स को जो है वो जानता हूँ। अब सवाल ये है कि हम तो इसको नहीं जानते और पुलिस जो है वो इस फुटेज की मदद से जो है वो इसको जो है वो ढूंढेगी, लेकिन पीटीआई तो इसको जानती है ना, क्योंकि पीटीआई ने अपनी एफआईआर में जो है वो ये लिखवाया है। इनके जो हैं वो यकूब रासम साहब जो हैं वो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं वहाँ जो इकबाल टाउन है। वो कहते हैं कि सामने देखते ही देखते इम्तियाज़ वल्द सराज ने सीधा फायर किया जो हक नवाज को छाती की दाईं तरफ दरमियान में लगा, जिसकी वजह हक नवाज मजरूब ने मेरे और यकूब रासम के हाथों में जान दे दी। ये जो इम्तियाज़ वल्द सराज है इसको हमने अगर यानी इसको ढूंढ सकते हैं तो हम इसको भी ढूंढ सकते थे। इसको हमने ढूंढा, ये समनाबाद का रहने वाला है और इसका वैसे मुस्लिम लीग से तो कोई तलक नहीं, लेकिन बहरहाल वो कहता है कि ये वोट मैंने आपको दिया था। इसको मैंने आज मीडिया के सामने पेश कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि ये इम्तियाज़ वल्द सराज जो है इसको आपने आज उसकी फुटेज देखी होगी, मैंने मीडिया के सामने पेश किया। ये तो वो नहीं है जो फायरिंग कर रहा था। तो अब जो फायरिंग कर रहा था वो कल को अगर पकड़ा भी जाता है तो उसको पुलिस किस चीज़ में पकड़ेगी? उसकी वजह यह है कि ये अपना मुद्दा तो पड़ गया इम्तियाज़ वल्द सराज के ऊपर, पुलिस उसको किस बात में चालान करेगी, उसके ऊपर कौन सा जो है वो जुर्म लगाएगी। और ये जो इम्तियाज़ वल्द सराज है ये यकूब रासम साहब जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, जो पीटीआई ने पर्चा दर्ज कराया है, उसके ये हमसाये हैं और इनके साथ इनकी काफ़ी जो है वो आपके ऊपर भी एफआईआर है राना सर? जी, मेरे ऊपर भी एफआईआर है और इनके साथ मुकदमा। तो आपको पुलिस ने पकड़ लिया कि नहीं पकड़ा आपको? देखें, बात यह है कि पुलिस ने तो अभी तक इम्तियाज़ वल्द सराज को भी वो इसलिए नहीं पकड़ी, वो कहते हैं कि ये फायरिंग करने वाला बंदा जो है सारी दुनिया इसको जानती है और उसकी शक्ल, उसकी फुटेज और इसकी, उन्होंने कहा कि जी ये हम इस तरह से
अगर कोई आदमी अपनी ज़ाती अनाग या अपने सियासी मकासद के लिए किसी को अगर जो है वो पकड़वाना चाहता है तो उसको तो नहीं पकड़ा जाएगा। अब मलिक साहब आप ज़रा इस तरफ आ जाएं। आपने जो गुफ्तगू की है प्रोग्राम के शुरू में, वो मैं समझता हूँ कि या तो आप कभी फैसलाबाद गए नहीं हैं, तो या फिर आपने इस बारे में जो है वो सही तरह से जो है वो मालूम नहीं किया। मुझे नहीं पता कि असद उमर साहब कभी गए या नहीं गए। देखिए, फैसलाबाद जो है उसकी एक मखसूस उसकी जो है ना उसका यानी है उसका बाज़ारों का, वहाँ पे एक पॉइंट है घंटाघर। घंटाघर के गिर्द ही 8 बाज़ार हैं। उन 8 बाज़ारों में कुछ 36 तंजीमें हैं। ये यानी ये फ़लाँ मार्केट की तंजीम है, ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ बाज़ार की है, फ़लाँ बाज़ार की। उन सब में हर साल इलेक्शन होते हैं और उनके सदर और सेक्रेटरी जो है वो मुंतखब होते हैं। अब इन्होंने अपील की उनको कि जनाब आप हड़ताल करें। उन्होंने सब ने बैठ के मीडिया के सामने उसको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद वो आ गए हमारे पास। उन्होंने कहा कि जी देखिए, हम हड़ताल नहीं करना चाहते, हम दुकानें बंद नहीं करना चाहते, आप इनको इधर ना आने दें, आप इनको रोकें। अगर ये इधर आएंगे तो हम जो है वो बिल्कुल इस बात को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इनको जो है वो आप इनको इधर ना आने दें। अब जब इनको कहा कि देखें मेहरबानी करें कि आप इस मामले में को थोड़ा जो है वो आप तआवन करें, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, चौधरी एजाज साहब थे इनके सदर, उन्होंने कहा जी ये मेरा तो जमहूरी हक है, मैं घंटाघर जाने से आप मुझे कैसे रोक सकते हैं, मैंने तो जाना है, मैंने तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ये जनाब अपना 100-200 आदमी लेके जाओ वहाँ पे चले गए। अब अगर हम इनको रोकते या हुकूमत रोकती तो फिर ये जमहूरियत की बहुत बड़ी वायलेशन हो जानी थी। अगर वहाँ पे ये गए हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये इकट्ठे किए राना सर। जी देखें, बात ये है मलिक साहब, यही तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ के वो जो 8 बाज़ार हैं, वहाँ पे जो दुकानदार हैं, वो जो छोटा दुकानदार, जो छोटा ताजर है, और उनकी जितनी तंजीमें, उनके तमाम ओहदेदारों के आप क्वाह पता कर लें। मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ, उनमें से कोई भी बंदा जो है वो ऐसा नहीं है जो मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर नहीं है। अब ये इत्तफाक है। और इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए जो इनका जो है ना ताजर विंग का सदर, उससे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पाई कि नहीं जी हम हड़ताल के हक में हैं। तो बात यह है कि वो लोग जो थे वो अपनी दुकानों पे थे, अपनी दुकानों पे बैठे थे, वो लोग वहां पे आ गए। उनमें से कुछ लोग जो है वो हमारे वर्कर भी हो सकते हैं, लेकिन अब हम उनको क्या कहते हैं कि आप दौड़ जाएं यहाँ से, अपनी दुकानें छोड़ के। एजाज चौधरी साहब आ गए। एजाज चौधरी साहब वहां पे गए थे एक दिन पहले, वहां पे ये माहौल बनाने के लिए कि हम वहां पे खौफ तारी कर दें और ये ताजर जो हैं ये अगले दिन जो है वो घरों से ना आए, अब आ जाएं। अच्छा, एक पैकेज मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको एक पैकेज, उसके ऊपर मैं आप दोनों से रद्द-ए-अमल भी चाहूंगा। आज हमने हमारे न्यूज़ डिपार्टमेंट ने ये प्रिपेयर किया रिपोर्ट, तो मैं आपको पहले वो रिपोर्ट सुनाऊंगा जिसमें वो नंबर का भी इन्होंने भी हवाला दिया, राना मशहूद वाला। ये प्ले करिएगा जी पैकेज, फिर हम उनके जो रिएक्शन है राना साहब के और ज़हीम साहब के उसके बाद दिखाएंगे। पहले पैकेज दिखाइए कि वो किस नंबर से किसको कॉल गई। 99205274 ये नंबर है वजीर तालीम पंजाब राना मशहूद की रिहाइश गाह का। ये वही नंबर है जिससे पीटीआई कारकुन पर फायरिंग करने वाले मुलजिम की इत्तला मीडिया को दी गई, लेकिन राना मशहूद ने इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया। मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई, मैं अब इसको क्या कहूँ, इसके लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। इस तरह का इल्ज़ाम है कि ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसके ऊपर कभी हमारा उस बंदे से ना तो ताल्लुक है, ना फैसलाबाद के लोगों को मैं जानता हूँ। समा से गुफ्तगू में बोले, घर के नंबर पर ऑपरेटर है, ऐसी कोई कार्रवाई मुमकिन ही नहीं। के नंबर पे ऑपरेटर बैठा होता है और वो ऑपरेटर जिम्मेदार होता है, रिकॉर्ड इसका बकायदा रिकॉर्ड होता है। ऑपरेटर के कमरे में भी कंप्यूटर लगा होता है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल का पूरा डाटा होता है। ये पूरा मैं निभाऊंगा, चेक करूंगा। साबिक वजीर कानून ने इल्जाम साबित होने की सूरत में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई। इसमें अगर मेरे घर से कॉल गई है तो जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी। राना मशहूद कहते हैं राना सनाउल्लाह से कोई इख्तलाफ नहीं, वो उनके लिए बेहद मोहतरम है। जी राना सनाउल्लाह साहब, आपने ये पैकेज देख भी लिया और ये फरमाइएगा कि राना मशहूद के घर से अगर ये इतला दी जाए कि वो शख्स की आइडेंटिटी के बारे में, तो फिर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? नहीं देखें, ये जिसके भी घर से दी जाए या जिसके नंबर से दी जाए, क्या इसका मतलब है कि जिसको इतला दी जाए वो बगैर किसी तस्दीक के जो है वो मेरे ऊपर जो है वो कत्ल का इल्ज़ाम लगा दे? बात ये है कि ये मामला तो ऑर्डर नहीं है, आपके सन इन लॉ के गार्ड के ऊपर है। जी बात ये है ना कि उसके ऊपर भी, जब किसी के ऊपर भी हो, मैं समझता किसी यानी मेरे किसी अजीज के की बजाय किसी और के ऊपर भी हो,
यानी ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपको एक फ़ोन आए और आप कह दें कि जी फलां आदमी जो है वो कातिल है। देखें, बात ये है कि ये एक अलग बात है। ये मुझे भी एक दो चैनल्स के ऊपर ये बार बार बात चलाई जा रही थी कि जी ये एक नदीम मुगल का नाम चलाया जा रहा था। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि यार ये क्या आप जो है वो इस तरह से चलाए जा रहे हैं। नदीम वो मुगल खैर को अपनी मैं प्रेस जानता कॉन्फ्रेंस हूँ में भी कि आपने काफी उसकी वजाहत की है, लेकिन ये राना मैंने साहब के उसको घर पेश से कर कॉल दिया। कैसे आई, आपने चेक किया? चेक किया आपने? ये देखें, मैंने इसको चेक नहीं किया। मैं तो अब जो है वो फैसलाबाद से आ रहा हूँ, तो मेरा ये ख्याल था कि वो जाके जो है वो इसको पता करेंगे। लेकिन जब मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि जी हमें जो है वो लाहौर से जो है वो किसी सरकारी नंबर से कॉल आई है। तो उन्होंने जो मुझे सरकारी नंबर दिया वो नंबर तो यही है, लेकिन इस पे हो सकता है कि कोई मिसयूज़ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल इस बारे में मैं अच्छा, कोई पूछ लेते हैं, ऐसी असद बात उमर जो साहब है से वो पूछ लेते कहने हैं, की क्योंकि पोजीशन हो में नहीं सकता है हूँ। राना मशहूद के घर में असद उमर साहब की पार्टी का कोई बंदा मौजूद हो। देखिए जी, दो चीज़ें। एक तो राना साहब ने बड़ी तफसीलन बात की, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा था उसका मुझे जवाब नहीं मिला कि वो सारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अंदर तस्वीर लगी हुई है। राना साहब भी जाके उसको देख लें कि ये बंदा ऐसे सीधे फायरिंग कर रहा है और पूरी कतार में पुलिस सामने खड़ी हुई है और कोई हिल नहीं रहा। तो ये किसकी इंस्ट्रक्शंस थी कि गोलियां चलाने दो, चाहे वो कोई भी बंदा हो, किसी जमात से भी ताल्लुक रखता हो। ये पुलिस को इंस्ट्रक्शन किसने दी कि गोलियां चलाने दो? क्या ये मॉडल टाउन का हम रिपीट देख रहे थे? दूसरी जो आप बात करें, देखें मुझे नहीं पता मुस्लिम लीग नून के अंदर आपस में क्या इख्तलाफात हैं, कौन मुस्लिम लीग नून का वज़ीर दूसरे वज़ीर या साहब का वज़ीर के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाना चाहता है। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। एक सरकारी फ़ोन से, सरकारी रेजिडेंस से, और वो भी जिसने चार्ज संभाला हुआ लॉ मिनिस्टर का, उसके पास से अगर ये आएगी तो इसको तो बिल्कुल सीरियस लिया जाएगा। FIR वर्डिक्ट नहीं होता। FIR में तो जो शवाहिद नजर आ रहे होते हैं उनकी बुनियाद की बेसिस के ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और उस अगर एक लॉ मिनिस्टर के घर से ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी तो उसको क्यों हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जी? बिल्कुल उसकी बुनियाद पे। ये तो इंतहा दर्जे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारे बात कि अगर हम इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज कर दें कि सबूत नहीं। सबूत तो जब होगा ना, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तफ्तीश होगी, हो सकता है सच निकले, हो सकता है कि कोई और बंदा, इनके मुस्लिम लीग नून के किसी और बंदे ने, किसी और धड़े ने राना साहब को बदनाम करने के लिए किया हुआ हो। लेकिन पुलिस वहां पे टीवी देख रही है फायरिंग होते हुए, कोई ना कोई तो सूबाई हुकूमत के अंदर से वहां पे इन्वॉल्व था। आपके ख्याल में अगर वो राना सनाउल्लाह नहीं थे तो राना मशहूद थे तो कोई और था, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तो जरूर इन्वॉल्व। आपके ख्याल में ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि एक ऑफिशियल नंबर से, एक मिनिस्टर के घर से अगर कॉल आई है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? पुलिस कैसे इग्नोर कर सकती है सरकारी नंबर की कॉल? बिल्कुल, उसके बाद तफ्तीश करेगी पुलिस, पता चलेगा क्या। असद उमर साहब कहते हैं जी कि राना साहब नहीं तो कोई और इन्वॉल्वमेंट किसी की है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे राना साहब से इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। असद उमर साहब और राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, दो वाक़यात ऐसे हैं जिसमें बराह रास्त आपके ऊपर नाम आता है। पहला मॉडल टाउन, और उसके ऊपर वो मैंने अभी कमीशन की रिपोर्ट देखी है जो आपने कमेटी बनाई थी, उसमें भी बराह रास्त इल्ज़ाम उसी मीटिंग की तरफ जाता है राना साहब जिसमें आपने जिस मीटिंग को चेयर किया था। कहा जाता है कि उसमें जो फैसले किए गए उसके नतीजे में वो वाक़या पेश आया। और दूसरा ये वाक़या है जिसमें 99205274 सरकारी नंबर से कॉल करके राना मशहूद साहब को ये बताया जाता है कि राना सनाउल्लाह साहब से कोई उसका ताल्लुक है, पता नहीं जो भी ताल्लुक है। क्यों? देखें मलिक साहब, ये तो आज मेरी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनसे जवाब नहीं बन पाया, तो ये एक स्टाइल स्टोरी को जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर जोर दे रहे हैं। इस तरह से टेलीफोन के ऊपर आने वाली इतलात जो है ना, उनके ऊपर कोई बंदा जो है वो यकीन नहीं करता, मीडिया यकीन नहीं करता, और कोई सियासी जमात जो है वो क्यों यकीन करेगी। जहाँ तक बात रही मॉडल टाउन के वाक़े की, और उसके बाद आपने जिस मीटिंग का हवाला दिया है, उस मीटिंग में मेरे अलावा 15 आदमी मौजूद थे, और उसमें होम सेक्रेटरी था, उसमें चीफ सेक्रेटरी था, उसमें दूसरे सेक्रेटरी थे, उसमें एक्टिंग IG था। और मैं ये आपको दावे से कहता हूँ कि उन तमाम बंदों को इन्वेस्टिगेट करें। आखिर सारे बड़े बाइज़्ज़त और बड़े मोहतरम लोग हैं। अगर उस मीटिंग में जो है वो बैरियर के अलावा वहाँ पे ये सोच भी किसी के ज़हन में आई हो
कि जनाब जाओ और जाके वहाँ पे किसी को मार दो, तो बिल्कुल मैं उसका जो है वो सजावार हूँ। लेकिन अगर आप जस्टिस बाकर ने वो कैसे लिखा कि उस मीटिंग में जो फैसले किए गए थे उसके नतीजे में ये वाकया पेश आया, ये क्यों लिखा उन्होंने? जस्टिस बाकर वाली रिपोर्ट जो है उसका जो उसका जो दूसरा हिस्सा है, मैंने अपनी पार्टी से इजाज़त मांगी थी कि मुझे जो है वो जुडिशल कमीशन में जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी गई। मैं वो बातें यहाँ पे नहीं कर सकता और नहीं मुझे करनी चाहिए। वो एक मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के जज हैं। मामला ये है मलिक साहब कि मैं तो कहता हूँ कि उसकी जो है ना तफ्तीशी टीम, ये असद उमर साहब मेरे लिए मोहतरम हैं। आप इनको वन मैन जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर बना दें, या इनके साथ जो है वो अल्लामा तारुल कादरी साहब जो है वो अपने किसी बंदे को मुकर्रर कर दें, ये खाना काबा में बैठ जाए या उनके गोशा दरूद में बैठ दें और कुरान पाक सामने रख लें। बात ये है कि इसमें यानी किसी को कहना कि मार दो बहुत दूर की बात है। मैं अपनी भी बात करता हूँ और चीफ मिनिस्टर पंजाब की बात करता हूँ कि हमारी अगर सोच में भी ये बात आई हो ना कि किसी को जाके पुलिस जो है वो गोली मार दे, तो अल्लाह ताला ना हमें इस दुनिया में माफ़ करे ना अगले जहान माफ़ करे। अब आ जाएं आप। खैर ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं राना साहब, इसके बाद तो किसी के पास कहने की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन उस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि चीफ मिनिस्टर के भी नॉलेज में था, क्योंकि वो तुकीर साहब साथ बैठे हुए थे। वो तो ये भी रिपोर्ट कहती है कि चीफ मिनिस्टर के भी नॉलेज में था, क्योंकि तुकीर साहब साथ बैठे हुए थे। देखिए मैंने कहा कि जब ये बात ही नहीं हुई किसी को जो है वो मारने की, तो वो वहाँ पे डॉक्टर तौकीर साहब बैठे हो या और बैठा हो, और मैंने फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब देखें, अब जो मर्जी को कही जाए कि जी आपको निकाल दिया गया है, आपको ये सज़ा दे दी गई है। बात ये है कि मैंने खुद ये फैसला किया है कि मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन में एज कॉमन मैन जो है वो पेश हूँगा। अब ये मामला जब लेट हुआ, मैं बिल्कुल, मेरी पार्टी लीडरशिप ने कहा कि आपको वापस आ जाना चाहिए। मैंने कहा जी नहीं, पहली एफआईआर की तफ्तीश हो गई है, दूसरी के भी तफ्तीश होना बाकी है जो हाई कोर्ट के हुक्म में दर्ज हुई है। जब तक वो तफ्तीश अच्छा, मैं राना साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। एक सवाल असद साहब से भी पूछ लें। असद उमर साहब, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक आम शख्स पे शायद वैसे लागू नहीं होंगी जैसे आप दोनों पे लागू हो रही हैं। 12 अगर कत्ल की एफआईआर मेरे किसी कैमरामैन पे या ये ऑफिस बॉय इसके ऊपर होती ना, तो इसकी पूरी फैमिली जितना मर्जी मासूम होता खुला लेता, गोशा दरूद में बैठ जाता, इसकी माँ कस्में उठा लेती, लेकिन आप इसकी जेल ना छोड़ती इसको। आप यहाँ बैठे मेरे पास लाइव प्रोग्राम में, राना सनाउल्लाह साहब लाइव प्रोग्राम में बैठे हैं, आप दोनों को पकड़ के अंदर क्यों नहीं बंद किया जाता? मेरे लिए ये सवाल है। हम लोग कहते क्या, बार बार हम बोलते क्या, इस मुल्क में इंसाफ है ही नहीं। इस मुल्क में कानून जो है वो सिर्फ कमजोर के लिए, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है। असद उमर जो है बड़े सियासतदान हैं, तो इसलिए असद उमर के ऊपर 12 एफआईआर भी कट रही हैं, तो फिर रहे शहर के अंदर, टीवी पे इंटरव्यू भी दे रहे, हर जगह घूम रहे। बल्कि अगर किसी ने कोई, बल्कि इश्तिहारी भी हैं, बल्कि अगर किसी ने 20 रुपए की जेब कतर ली किसी की और वो पकड़ा गया, तो फिर उसको जो लम्हे पाके जो उसके साथ पुलिस नहीं करना है। देखिए, यही मैं बोल रहा हूँ, मुझे मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत का नाम पता है ना, मेरा उसमें कोई दिलचस्पी है। तो राना साहब को कौन मुलव्वस कर रहा है, अगर ये वाकई में इन्होंने जुर्म नहीं किए हुए, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। यही हो सकता ना, या तो ये कि खुद अंदर में कोई इनके खिलाफ बात कर रहा है, या वाकई इन्होंने ये काम किए हुए। मैं तो सिर्फ वो पंजाब पुलिस जो इतनी, जिसकी एफिशिएंसी है कि राना साहब कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, सब कसमें खा रहे हैं कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, सिर्फ कहा था बैरियर वहां से उठा के आओ, और 83 बंदों पे गोलियां लग गई, 15 बंदे शहीद कर दिए गए, 14 बंदे शहीद कर दिए गए, जिनके सामने अगर नाबीना लोग एहतजाज कर रहे हैं तो उनको मार मार लाठियां, जैसे कोई जानवरों के साथ भी ना करे सलूक, वैसा वो करती है। उस पंजाब पुलिस के सामने खड़ा हुआ एक बंदा गोलियां मार रहा है और वो खड़े होकर तमाशा देखती रही। ये कौन मानेगा, कौन जी शऊर इंसान मानेगा कि इस पुलिस का, और ये आदमी जो गोलियां चला रहे, या वो जो पुलिस कंट्रोल करते हैं और ये आदमी जो गोलियां चला रहे हैं, इनका आपस में आपका ख्याल है कि ये पुलिस में और इस सेक्शन में कोई गठजोड़ था, कोई लिंक था आपस में? उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। आप कभी कोशिश करें ना कि किसी दिन बंदूक निकाल के 100 पुलिस वाले सामने खड़े हो गोलियां चलाने की कोशिश करें, मैं देखता हूं आप कितनी देर। पहले तो बंदूक चलानी सीखनी पड़ेगी। मसला हमारा दोनों का यही है। राना साहब, अभी एक तस्वीर मैं कोशिश करूंगा अभी स्क्रीन पे डालूं, अभी हमारे वो प्रोड्यूसर साहब उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। पूरी पंजाब पुलिस की लाइन है और 2 अशखास सामने हैं उनके, एक वो दाढ़ी वाले शख्स हैं, वो यूं जा रहे हैं फटाफट चौड़े होकर, और पीछे ही आपका वो गनमैन है जिसके ऊपर इल्जाम है, जो भी है वो शख्स मुझे नहीं मालूम, लेकिन सामने पूरी पंजाब पुलिस लाइन की लाइन में खड़ी। अगर एक फायर करता गनमैन वहां से पुलिस का बंदा, तो इसको पिस्टल चलाने की मोहलत ना मिलती। पहले दे देता हूँ,
अगर वो आप जी, चाहें तो जरूर मैं दीजिए। उसका जवाब आपको पहले दे देता हूँ। देखें, एक तो बात ये है जी कि इस किस्म के मुकदमात आमों के भी आपको उसकी जो है वो सैकड़ों मिसालें मिल सकेंगी। देखें, कुछ मुकदमात होते हैं वो ऑन दी फेस ऑफ दैट ही गलत होते हैं। पता होता है कि ये आदमी जो है, ये आदमी ने किसी ज़ाती अनाद बुग़्ज़ की बुनियाद के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया, तो उस मुकदमे के ऊपर कोई अमल नहीं होता। जिस तरह से अब इन्होंने इम्तियाज़ वल्द सराज को जो है वो कातिल बना दिया है, तो ये हर आदमी को पता है, हर सिपाही को भी पता है, हर तफ्तीशी को भी पता है कि हम ये इन्होंने जो है ये 2 नंबरी किया, और ये PTI ने बाकायदा यानी सरकारी तौर पर की है। ये नहीं कि किसी आदमी ने जो है उठ के अलहदा से कर दिया। दूसरी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, पुलिस जो है, पुलिस को इस मौके के ऊपर ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि आप रिस्ट्रेंट से काम लें। और दूसरा ये है कि ये मेरी यानी सोच हो सकती है, वैसे मैं उनको इस बात से बरी जुम्मा नहीं करता अगर उनकी मौजूदगी में किसी आदमी ने फायर किया या किसी आदमी ने टायर जलाया या किसी आदमी ने किसी की दुकान तोड़ी, उनको सबको गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन इत्तफाक ये है कि कल के इन वाक़यात में किसी एक आदमी को भी जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। तो उसमें यह है कि पुलिस को असला जारी नहीं किया गया था और पुलिस के पास सिर्फ डंडे थे। एक आदमी जिसके हाथ में डंडा हो और दूसरे के हाथ में पिस्तौल हो, तो ये थोड़ा सा ये मेरी सोच है कि थोड़ा सा इस बात में जो है वो फ़र्क होता है। लेकिन बात यह है कि अच्छा राना साहब, आपकी इस बात से मुझे एक सवाल कल याद आ गया है, मैं आपको दोहरा लूँ जल्दी से। इससे पहले मुझे ब्रेक का वो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, कल मेरे साथ वो हमारी वो न्यूज़ एंकर थी, उन्होंने मुझे पूछा कि आपको इस वाक़े में और 12 मई में कोई चीज़ मुश्तरक नज़र आती है। मैंने कहा नहीं, उस वक्त एक डिक्टेटर था, काबिज़ था, और चीफ जस्टिस जा रहे थे, उसने गोलियां चला के तो मासूम शहरियों को मार दिया। लेकिन उस वाक़े में एक चीज़ कॉमन थी जो भी आपने मुझे बताई, मुझे मालूम नहीं था। उस वाक़े में पुलिस से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हथियार रखवा लिए गए थे और जिन लोगों ने किलिंग की थी उनको बंदूकें दी गई थी। ये ऑफिशियल ऑर्डर्स थे, गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी, उसके बाद काम हुआ था। तो कल आप लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर कर रहे थे और उसमें पुलिस नहती थी और वहां पर 4 लोगों के हाथों में, मैंने एक खबर डॉन में पढ़ी है, ये बात ये है ना कि ये लोग जो है ना, ये लोग जो शहर बंद करवाने आ रहे थे, इन्होंने बकायदा लोकल इंतजामिया को इन्होंने बकायदा गारंटेड किया था कि 3 बजे के बाद हम घंटा घर में आएंगे और 3 बजे आप हमें घंटा घर खाली करवा के देंगे। हम किसी जगह पे कोई ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक नहीं करेंगे, जिन हम चौकों में बैठे हुए एक तरफ से ट्रैफिक को चलने देंगे। लेकिन इन्होंने ये गारंटी ली थी कि वो 4 पिस्टल वाले जो आएंगे वो भी साथ होंगे। ये सुन, मेरी बात सुन लेना। ये भी इन्होंने कहा था कि हम वहाँ पे जो है, वहाँ पे लेकिन जब सुबह 11 बजे पूरा शहर खुल गया, बाजार खुल गए, मार्केट्स खुल गई, सड़कों पे ट्रैफिक रवां दवां हो गई, इन्होंने कहा कि ये तो हमारा प्रोग्राम फेल हो गया। तो फिर इन्होंने जलाओ गिराओ का प्रोग्राम शुरू किया। और मैं ये आपको बता दूं कि जहां जहां पे भी ये जलाओ गिराओ के लिए जाएंगे ना, राना साहब, जलाओ गिराओ PTI ने किया कि आपने किया? वहां पे अगर शहर बंद नहीं होगा तो ये कोई ना कोई बंदा मार के ही बंद करवाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये भी एक बात जो है ना ये चल रही है, इसके ऊपर भी जरा थोड़ी सी तहकीकात कर रहे हैं आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि प्लान सी ये है कि अगर वैसे कुछ ना हो तो एक बंदा मार दें, यही आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि ये खुद अपना बंदा खुद मार दें। इस कत्ल के बेनिफिशियरी कौन है? यानी 11 बजे ये तो फारग हो गए थे, इनकी जो है देखें, मैं इनकी तरह इल्जामात लगाने का आदी नहीं हूँ। ये तो नहीं, आपने तो ये कहा ना कि बंदा खुद मार देंगे अगर वैसे कुछ ना हुआ। मैं कहता हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भी एक इवेंचुअलिटी हो सकती है, ये भी एक इवेंट हो सकता है, ये भी एक डाउट हो सकता है। ऐसे ही हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो सकता है ऐसे ही हो। हम भी जो है ना इस बात को देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये 11 बजे तक जो है ये फारिग थे इस कत्ल के बेनिफिशियरी। इनका इल्जाम है असद उमर साहब का, मैं वो तस्वीर भी दिखा दूं। राना साहब आप भी देखिएगा, ये स्क्रीन के ऊपर तस्वीर डालिएगा। असद उमर साहब अब आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये मैं तस्वीर स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूँ। इनका एलिगेशन ये है कि पंजाब पुलिस सामने खड़ी है और फायरिंग हो रही है और नो रिस्पॉन्स। दिखाइएगा जी, वो पिक्चर दिखाइए असद साहब। ये देख लें जी, ये साहब जो है वो गोलियां चलाते जा रहे हैं और जैसे अभी आप वीडियो शॉट जो दिखा रहे थे, वो ऐसा नहीं हुआ कि उसने खड़े होकर बस एक फायर किया और एकदम से गायब हो गया। वो आराम से सुकून से चलता रहा, वो गोलियां मारता रहा। ये तो राना साहब ने जो अभी बताया है, इससे तो और भी ज्यादा सवालात पैदा हो गए। पीछे पूरी लाइन पूरी लाइन से जनाब कतार से पूरी खड़ी हुई है, जिस तरह वो गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं ना, इस तरीके से पुलिस खड़ी हुई इस कातिल को गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है, उसके सामने गोलियां चला रही है। और ये बंदा आगे पीछे हो नहीं सकता क्योंकि पुलिस वाला जितना भी निहत्था हो उसे ये तो ट्रेस करेगा कि गया किधर फायरिंग करके। से मतलब ये नामुमकिन है। ये जो अब विजुअल जो है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा था, ये अगर आप दिखाएं, देखें
जो हम सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का हमें जवाब नहीं मिल रहा। हम बिलफर्ज हम ये कहते हैं कि ये जो है कातिल जो है पीटीआई वाला है, तो भगड़ा क्यों नहीं? ये पकड़ना मेरा काम है, ये नदीम मलिक का काम है, या उस पुलिस का काम है जो इस काम के लिए लगाई गई और है। वो सामने क्यों खड़ी है? लेकिन उससे ज्यादा जो खतरनाक बात अभी जो राना साहब ने कही, इससे तो और सवालात खड़े हो गए कि एक जगह जहां आप अखबारात की कल की सुबह की हेडलाइन पढ़ें, कल सुबह की हेडलाइन क्या कहती थी? फैसलाबाद टेंस, ये डॉन जो मेरे घर पे आता है उसकी हेडलाइन है। उससे एक शाम पहले दोनों पार्टीज के सपोर्टर्स आमने सामने आ चुके हैं, डंडे उठाए हुए वहां पे नून लीग वालों ने, वो सब टीवी वालों ने देखा है। इस माहौल के अंदर निहत्ती पुलिस को वहां पे खड़ा कर देना इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि कोई कत्ल करता फिरे तो तुमने कुछ नहीं कहना, तो ये तो बाय इटसेल्फ इसके ऊपर एक मुकदमा बनना चाहिए, किसी को इस पे कत्ल का जिम्मेदार होना चाहिए। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा ये सवाल पूछेंगे क्योंकि ये नाहली के जुमरे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें इसको भी शामिल करना पड़ेगा। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से बाद यही सवाल दोहराएंगे। वेलकम बैक। राना साहब, आपके ऊपर और वो दो लोग जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए उनके ऊपर अगर एफआईआर में अंदराज है और उन डायरेक्टली नॉमिनेटेड हैं वो लोग, तो पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? लास्ट क्वेश्चन करूंगा इस राउंड में क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं। देखें, ये बिल्कुल मेलाफाइडी जो है, ये अपना मुकदमे का जो अंदराज हुआ है, इस किस्म के मेलाफाइडी। यू आर नॉट ए जज सर। कोई नहीं, बात ये है कोई जज क्यों? हमने तो ये बात आपको साबित कर दी है। अब देख रहे हैं, ये कभी किसी टेलीफोन नंबर के पीछे जाके छुपते हैं, कभी पुलिस की जो है वो अहलियत के या नाअहलियत के ऊपर पीछे जाके छुपते हैं। इन बातों का इनके पास जवाब ही नहीं है। उस आदमी ने, राना साहब, यू विल डिसाइड कि वो मेलाफाइडी है या नहीं। सुन लेना, उस आदमी ने कत्ल करके इनको बेनिफिट कर दिया। इन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करके गरीब वर्कर को मुलव्वस करके इन्होंने उस आदमी को बेनिफिट कर दिया। ये बातें राना साहब, लेकिन आप डिसाइड करेंगे या पुलिस डिसाइड करेगी? अब ये कभी इधर को भाग दें, कभी उधर को भाग दें। आपकी सारी बातों से मैं मुतफिक हूं, लेकिन ये बता दें मुझे कि आप डिसाइड करेंगे या पुलिस डिसाइड करेगी? आप तो जज नहीं हो सकते ना। देखें ये डिसाइड जो है ये पुलिस करेगी, लेकिन पुलिस का डिसीजन जो है वो फाइनली होता है। मामला जो है वो जाके अदालत में डिसाइड होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये जिस आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लोग पेश किए ना। इस आदमी को जो है, नहीं, वो शामिल तफ्तीश हो गए हैं। वो उसी वक्त उनको तफ्तीशी टीम और थाने के हवाले किया, उनको कहा जी इसको शामिल। गिरफ्तारी राना साहब जरूरी नहीं होती? गिरफ्तार नहीं, बिल्कुल गिरफ्तारी जरूरी। एफआईआर के अंदराज से एफआईआर जो है वो गिरफ्तारी बिल्कुल मशरूत नहीं है। ये बेसिक लॉ है। जब तक उसके खिलाफ जो है वो सबूत गिरफ्तारी ना गुजरे, इनके खिलाफ अगर सबूत गिरफ्तारी गुजरेगा तो ये बिल्कुल जो है वो गिरफ्तार होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबूत गिरफ्तारी जो है ना, ये पीटीआई के खिलाफ आ जाना है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन असद साहब, आपने बात आपस में करनी है या सड़कों पे बंदे मरने हैं? तब मैं तो राना साहब की बात सुन के बड़ा बहुत अफसोस हुआ। नहीं, बल्कि साहब एक बात का और जवाब दे दें मुझे। एक मासूम, मुझे इनसे एक बात का और जवाब दे दें। मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। सिर्फ एक मिनट की बात है। इन्होंने सिर्फ बंदे नहीं मारने, टॉक्स का जवाब ले लेने। मेरा घर चलाने के लिए इन्होंने 7 घंटे घिराव किया है। आप मुझे बताएं कि ये मेरा घर चला के, मैंने तो घर से बाहर नहीं जाना था, ये मुझे जला देते घर में, उसके बाद ये वजीर आजम बन जाते, फिर ये इस मुल्क में सियासत कर लेते। ये चले, मैं अगर अभी बात मुकम्मल कर लूं, इस्लामाबाद मुझे बहुत सख्त, राना साहब आप सुन लो, मेरी बहुत सख्त अफसोस हुआ। राना साहब, आपने जो सब तकरीरें की थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे थे, वो भी सारे पाकिस्तान ने सुना हुआ है। मुझे सख्त अफसोस हुआ इस बात को सुन के। तो फिर मेरे एक मासूम पाकिस्तानी के कत्ल को ये बोल रहे हैं कि उससे किसी को बेनिफिट हुआ। लानत है ऐसी सियासत के ऊपर जिसमें एक मासूम इंसान का कत्ल किसी को बेनिफिट होता है। राना साहब के घर को अगर जलाया जाता तो मैं सबसे पहले मुजम्मत करता। मैं अगर राना साहब के घर के ऊपर गिरा होता, तशद्दुद होता, मैं करता। लेकिन यह फैसला हुकूमत ने करना है, नदीम मलिक, कि क्या पाकिस्तान मासूम पाकिस्तानियों की लाशें गिरती रहेंगी, क्या ये इसी तरीके से तशद्दुद से, जबर से दबाते रहेंगे, या सियासी हल निकालने की कोशिश करेंगे?
बॉल इस वक्त हुकूमत के कोर्ट में सारी पाकिस्तान देख रही है, हुकूमत तशद्दुद पे जा रही है। क्या आप बात करेंगे या लड़ाई करेंगे? हमेशा से दरवाजे खुले हैं, आज भी दरवाजे खुले हैं। अगर मजबूत तौर पे, संजीदा तौर पे दरवाजे खुले हैं तो वो दरवाजे में एंटर क्यों नहीं होते? सर वो ये तो आप उनसे पूछे ना, मैं बुला लें टीवी प्रोग्राम पे, बुला लें डार साहब, उनके बुलाइए, दावत दीजिए, ऑन एयर दावत दीजिए। डार साहब जी आपको इनवाइट कर रहा हूं, आज टीवी के ऊपर बैठ जाए हमारे साथ। मैं लाइव प्रोग्राम में ऑफर करता हूं जी, डार साहब को भी और हुकूमती टीम को भी, और असद उमर साहब आपको, शाह महमूद कुरैशी साहब को। अगर आप वैसे में मिल सकते हैं तो समा आपको यहाँ एक लाइव फोरम प्रोवाइड कर देता है या अपना मीटिंग रूम दे देता है, वहां मिल लीजिए। मंजूर है आपको? बिल्कुल मंजूर है सर। राना साहब आपको भी मंजूर है? जी बिल्कुल। मैंने तो असद उमर साहब को पता है कि इससे पहले एक प्रोग्राम में ये मेरे साथ इकट्ठे थे। मैंने तो उस वक्त अपनी ज़ाती राय के हवाले से मैंने कहा था कि बिल्कुल ये मामला जो है वो जब भी हल होगा मुज़ाकरात पे और टेबल पे बैठ के होगा, ये सड़कों पे हल नहीं हो सकता। ओके, राना सनाउल्लाह साहब, असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया। राना साहब, लेकिन आपकी ये राय जो है अभी मियां नवाज शरीफ साहब की राय में नहीं बदली है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की अगर ये राय हो तो डार साहब की इस वक्त शाह महमूद और असद उमर साहब के साथ मीटिंग हो रही होती है। 2 दिन से एक्सपेक्टेड है मीटिंग और अभी तक नहीं हो रही। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।